खबरों की दुनिया में हर खबर है खास, लेकिन जो खबरें बढ़ाती हैं आपका हौसला और विश्वास, ऐसी तमाम खबरों को देश भर से समेट कर लेकर आते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ जो प्रेरणा देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। कहते हैं कि कोई इंसान जन्म से अपराधी नहीं होता है, बस एक पल में कुछ ऐसा हो जाता है कि अपराध कारित हो जाता है और वो अपराधी सज़ा काटता है। अगर उस अपराधी को सही मार्गदर्शन दिया जाए तो उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा भी जा सकता है, और कुछ ऐसा ही काम हो रहा है साबरमती जेल में। आपको साबरमती जेल में लिए चलते हैं। आप देखिए किस प्रकार वहाँ पर महिला कैदी कंप्यूटर भी सीख रही हैं, सिलाई भी सीख रही हैं, साथ ही साथ सैनिटरी पैड बना रही हैं, बहुत सारे काम कर रही हैं, खुद धन अर्जित कर रही हैं, और जो बाहर उनके रिश्तेदार हैं और आम लोग हैं उनकी मदद भी कर पा रही हैं। बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत बनी हैं ये महिला कैदियां। देखिए ये खास रिपोर्ट। जिंदगी में हर कोई जेल में आना नहीं चाहता, लेकिन कुछ परिस्थितियां ही ऐसी हो जाती है, मजबूरी आ जाती है कि इन बंद दीवारों के बीच में आना पड़ता है। लेकिन इन बंद दीवारों के बीच में आकर भी हम अपनी उड़ान भरना नहीं छोड़ते। जेल की चार दीवारी के भीतर सजा काट रही इन महिला कैदियों के चेहरे पर मुस्कान का कारण है उनका सशक्तिकरण। किसी हुनरमंद कारीगर की तरह दिखने वाली ये महिलाएं किसी बुटीक या कंपनी में नहीं, बल्कि साबरमती मध्यस्थ जेल में अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। एक ऐसी कोशिश जो जीवन में ऊर्जा भर दे और कदम ले चले सकारात्मकता की ओर। जब भी मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी तब मैं मेरे पग पर खड़ी रहूंगी और दूसरे को भी मैं कंप्यूटर सिखाऊंगी, और बाहर जाके भी मैं जॉब ये कंप्यूटर की करूंगी। मैं यहाँ पे ये सब सीखती हूँ, मेरे को आनंद होता है, मैं मेरी लाइफ के लिए ये सब सीखती हूँ। कंप्यूटर से लेकर सिलाई मशीनें हों या फिर सैनिटरी पैड बनाने के साधन, साबरमती जेल के इन कमरों में मंझे हुए कारीगर की तरह काम करती ये महिलाएं अपने हुनर को नया आयाम दे रही हैं। इन काम से प्राप्त पैसों से ये महिलाएं न केवल अपना खर्च उठा रही हैं, बल्कि जेल के बाहरी दुनिया में अपनों की मदद भी कर पा रही हैं। जेल में से छूटने के बाद उनका समाज के अंदर पुनर्वसन हो जाना चाहिए, वो स्वनिर्भर भी रहनी चाहिए। इसके हिसाब से यहाँ पर महिलाओं के लिए उद्योग यहाँ पे खोला जा रहा है, और यहाँ सेंट्रल जेल में सैनिटरी पैड इनका उत्पादन हम एनजीओ जो हमारी कर्मा फाउंडेशन है उसके साथ कदम मिला के हम यहाँ प्रोडक्शन करते हैं। ये कोई साधारण सैनिटरी नैपकिन नहीं है, बल्कि बायोडिग्रेडेबल है, जिसे इस्तेमाल के बाद मिट्टी में डालने पर 15 दिनों में गायब हो जाएगा। इन महिला कैदियों द्वारा साबरमती जेल में कर्मा फाउंडेशन के सहयोग से ऐसे सैनिटरी पैड का निर्माण किया जा रहा है जो महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। वनस्पतियों के पॉलीमर से तैयार ये पैड प्रकृति के अनुकूल हैं। मोटो यही है कि जो लोग नीडी लोग हैं उनको हम किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह के सपोर्ट करना कि एक बार सपोर्ट करके छोड़ नहीं देना, उनके लाइफ टाइम के लिए हम उनके किस तरह से सपोर्ट कर सके, उनके काम आ सके, तो वो फ्यूचर में भी कुछ कमा सके, अर्निंग कर सके, उस पर्पज से काम करते। जेल की दीवारों के पीछे छिपे अंधेरे में रोशनी को ला पाना इन महिला कैदियों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, जिन्हें जिंदगी के संजोगों ने यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। लड़खड़ाती जिंदगी में भी कदम आगे बढ़ाकर ये जीना सीख चुकी हैं। जेल में काम करके इन महिलाओं को सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जो भविष्य में उन्हें जेल से बाहर काम पाने में भी मदद करेगा। यहाँ अपने को काम करते हैं तो अपने को पता नहीं चलता कि दिन कब निकलता है और रात कब जाती है।
यहाँ पूरे 10-10:30 बजे आ जाते हैं, तो पेड़ खुलता है, सबके काम पे लग जाते हैं। 2 बजे रिसेस होती है, फिर खाना बाना करके फिर फ्रेश होके फिर 3 बजे से काम चालू कर 5:30 बजे बंद हो जाता। फिर अपना खाना बाना सब ले लेते, फिर सब नहा धो के फिर अंदर बैठ के थोड़ी बार टीवी देखेंगे, फिर अलग बात करके फिर सो जाएंगे। मैं इससे बहुत ज्यादा करूंगी, कोई तकलीफ में ऐसे संजोग में कोई कहाँ यहाँ ना आए, बस मेरा तो इतना ही कहना है। बंद बुट्ठी में लाख है या खाक, ये जानने की जिज्ञासा हमेशा हर इंसान को रहती है। जेल के लिए भी कुछ ऐसा ही है। जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे छिपे पुरुषार्थ को जानकर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की साबरमती जेल प्रशासन की ये कोशिश प्रेरणादायक है, जो महिला कैदियों के उत्थान और पुनर्वसन में मददगार साबित हो रही है। साथ ही साथ उन्हें आत्मनिर्भरता की सीढ़ी भी चढ़ा रही है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए साबरमती जेल से लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो है ना जेल से बेहद खूबसूरत और सकारात्मक तस्वीर। और अब आपको लिए चलेंगे 1880 में अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए एक ऐसे जेल में जिसमें आज़ादी के बहुत सारे मतवाले बंद रहे और उसमें उन आज़ादी के मतवालों को बहुत यातनाएं भी दी गईं। लेकिन जब आज़ादी मिली उसके बाद उन्हीं मतवालों ने उस जेल को एक शिक्षा के मंदिर में तब्दील कर दिया और जहां आज नौनिहाल शिक्षा पा रहे हैं और समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। आइए चलते हैं सोनभद्र जिले के घोरावल तहसील के शाहगंज कस्बे में, जहां 1880 में अंग्रेजों ने आज़ादी की आवाज़ को बुलंद करने वालों के लिए एक जेल बनाई और आज़ादी के दीवानों को बंदी भी बनाया। लेकिन आज़ादी मिलते ही बंदी के रूप में रहने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बाहर आते ही इस जेल को एक शिक्षा के मंदिर में तब्दील कर दिया, जो पहले जिला परिषद और आज बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित है, जिसमें आज करीब 200 से ज़्यादा नौनिहाल पढ़ रहे हैं। एक विद्यालय ऐसा है जो 1880 में अंग्रेज़ों द्वारा जेल बनाई गई थी और आज़ादी के बाद जो हमारे आज़ादी के पुरोधा थे उन्होंने उस क्षेत्र में जेल की जगह शिक्षा का विकास को महत्व दिया और तत्संबंधी उस जेल को विद्यालय में परिवर्तित कर दिया और आज भी वो विद्यालय पुष्पित पल्लवित हो रहा है और हम सबके लिए एक बड़ा गौरव की बात है। और वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें भी जब ये बताया जाता है तो उसे सुन के बड़े गौरवान्वित होते हैं। कई लोगों को तो ये विश्वास ही नहीं होता कि ये किसी समय में एक जेल रहा होगा। ये हैं विद्यालय के प्रधानाध्यापक जो खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उन्हें ऐसे स्कूल में शिक्षा देने का अवसर मिला जिसमें कभी उनकी पीढ़ी यहाँ बंदी के रूप में यातनाएं झेला करती थी। कांता प्रसाद बताते हैं कि उस दौर में यहाँ दूर दूर तक कोई विद्यालय नहीं था। शायद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने यही सोचकर इसे विद्यालय में तब्दील करने का फैसला किया। 1947 के पहले अंग्रेजों का जेल था और हमें फ़ख्र है कि हम इस विद्यालय के अभी वर्तमान में प्रधानाध्यापक हैं। स्कूल बनवाने में विशेष भूमिका रही है पंडित सिद्धनाथ मिश्र, जो पिपरी नंबर 1 के निवासी थे, और सादा प्रसाद थे तिलौली गांव के, ठाकुर प्रसाद सिंह मराची के, और हमारे बाबा खुद थे लक्ष्मी प्रसाद। भारत छोड़ो आंदोलन में बंद थे और जब स्कूल संचालित हुआ तो वो वहीं पहले वो प्रधानाचार्य हुए। 1962 तक इस स्कूल में ज़्यादातर सुविधाएं नहीं थी। तब यह स्कूल कक्षा 3 तक बड़े बड़े जेल नुमा कमरों में चलता था, लेकिन धीरे धीरे बाद में प्रशासन और आम लोगों के प्रयास से और नवीन सुविधाएं शुरू की गई। जेल था, इतनी मोटी मोटी सरिया जो है लगी थी यहाँ, और पूरा जेल का जो है ये पूरा जेल था। ये 5-6 कमरे इसमें जेल थे और सामान सरकारी कुछ रखा जाता था। उसके बाद तब ये स्कूल का निर्माण होगा इसमें। आज के समय में विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र महसूस करते हैं कि जहां आज वे खुली हवा में बैठकर पढ़ रहे हैं, वहां कभी उनके पूर्वज आज़ादी के लिए कैद होकर यातनाएं झेल रहे थे। मेरे दादा परदादा यहाँ पे बंद थे। हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं।
यहाँ पहले अंग्रेज दुश्मन हमारे देश के आज़ादी जो हम लोगों को आज़ाद करवाए हैं उनको उन्हें यहाँ पर बंद करते थे। निश्चित तौर पर शिक्षा के प्रति ये जज्बा जिले की शान में इजाफा तो करता ही है, समाज को आगे बढ़ाने की नई सोच भी देता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए सोनभद्र से सुनील तिवारी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जी हाँ, आज़ादी के मतवालों की ये कोशिश सचमुच एक सराहनीय प्रयास है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अच्छी खबरों का ये सफ़र अभी जारी रहेगा और भी अच्छी खबरें आप तक लेकर आएंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। अबे देख, You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सिएट। बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। हम जानते हैं कि मियावाकी तकनीक से बहुत कम समय में जंगल विकसित किया जा सकता है और इसके अब कई उदाहरण भी सामने आ रहे हैं। कई लोगों ने इस तरह के जंगल विकसित करने का काम किया है। आपको लेकर चलेंगे गुजरात के केवड़िया में, जहां पर मियावाकी जंगल सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है, तो साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने में भी सहायक प्रतीत हो रहा है। दूर दूर तक जहां देखो हरियाली ही हरियाली है। गुजरात के कच्छ जिले के भुज में ये है अपनी तरह का सबसे बड़ा जंगल। गुजरात के भुज में भूकंप पीड़ितों की याद में बने इस मियावाकी जंगल की खास बात यह है कि कुछ सालों पहले तक यहाँ बंजर जमीन थी, जहाँ तक नजर जाए बस वीरानी ही वीरानी थी। लेकिन अब उसकी जगह ले ली है इस खूबसूरत जंगल ने। इसे नाम दिया गया है स्मृतिवन। जी हाँ, भूकंप पीड़ितों की याद में बना है ये स्मारक वन, जिससे भुजिया पहाड़ी अब हरी चादर से ढकी हुई है। इससे गुजरात का ग्रीन कवर तो बढ़ा ही है, भुज की सुंदरता में इजाफा हो गया है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में इस प्रयास की सराहना की। एकता नगर में ये जो मियावाकी वन बनाया गया है, इसकी प्रेरणा का मुख्य स्रोत हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एकता नगर की परिकल्पना उनके विजन से हुई है और उनका विजन यह है कि इस स्थल को इस तरीके से बनाया जाए कि यहाँ आने वाले लोग एक तो यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का, यहाँ पर जितने भी अट्रैक्शंस बनाए गए हैं उसका आनंद लें, इससे एक संदेश लें और इससे प्रेरणा लेकर और जगह पर भी इस प्रकार के वनों का निर्माण हो। हमारे यहाँ पर जो ऑन सीजन है उसके अंदर लगभग 6000 तक पर्यटक इसको देखने के लिए हर मंथ आ रहे हैं और ऑफ सीजन में भी हम देख रहे हैं 2-2.5 हजार से ज्यादा व्यक्ति हर महीने इस वन को देखने के लिए आ रहे हैं। बाकी जंगलों को बनाने में सालों साल निकल जाते हैं, लेकिन कम समय में 1.5-2 साल में जंगल बना है। एकदम प्रकृति यहाँ पे आज खिली हुई है और मैं तो उल्लेख करता हूँ ऐसे जंगल घने और बनने चाहिए और लोगों को एक नम्र निवेदन करता हूँ कि ऐसे जंगलों में आपको विजिट करनी चाहिए और सही में एक अविस्मरणीय जगह थी और हमको ये जान के मतलब ये देख के इतना खुशी हुआ। मोदी जी ने जो बनाया मियावाकी में वो हम देख के बहुत खुश हो गए। देखा कि ऐसा तो मोदी जी बना सकते और कोई नहीं बना सकता, तो हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा और घने जंगल शॉर्ट टाइम में बनना चाहिए ताकि हम लोग विजिट कर सके और उसका आनंद ले सके। यूं तो जंगल होना सामान्य बात है, लेकिन ये अपनी तरह की अनूठी और बड़ी कोशिश है जिसे कच्छ जिले के भुजिया डूंगर में बंजर जमीन पर तैयार किया गया है। एकड़ में फैले इस मियावाकी जंगल को कई भागों में बांटा गया है। इसमें टिम्बर, फ्रूट, मेडिसिनल और फ्लोरल गार्डन शामिल है। यहाँ मियावाकी पद्धति से पिछले 2 वर्षों में 117 प्रकार की लगभग 3 लाख पेड़ों की खेती की गई है।
निकट भविष्य में यहाँ 40 लाख से अधिक पौधे लगाने की योजना है। जो जगह कभी बंजर हुआ करती थी, आज एक खूबसूरत स्मृति वन में तब्दील हो गई है। यही तो है जज्बा है हमारे देश के लोगों का। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कच्छ से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पर्यावरण के संरक्षण में मियावाकी जंगलों का बहुत बड़ा योगदान है और इसीलिए अब बड़ी संख्या में लोग आगे आ रहे हैं, इस तकनीक को सीखकर जंगल उगाने के काम में जुटे हुए हैं। और अब आपको दिखाते हैं जन सहभागिता की एक जीती जागती नज़ीर। जी हाँ, राजस्थान के बूंदी ज़िले के कुछ लोगों ने कुरेल नदी पर पुल बना दिया। जी हाँ, कुरेल नदी एक लंबे समय से ग्रामीणों के लिए समस्या बनी हुई थी और वहाँ पर कोई पुल नहीं था। प्रशासन से बहुत बार गुहार लगाने के बाद भी जब पुल नहीं बना तो ग्रामीणों ने पैसा इकट्ठा किया और कुरेल नदी पर जिस प्रकार से पुल का निर्माण किया है वो कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। राजस्थान के बूंदी जिले के कुछ लोग जन सहभागिता से समाज के लिए नजीर पेश कर रहे हैं। दरअसल छावनी बोरदा गांव से निकल रही कुरेद नदी ग्रामीणों के लिए आजादी के बाद से ही समस्या थी। नदी के बीचों बीच आने जाने के लिए कोई भी पुल की व्यवस्था नहीं थी। ग्रामीण ना तो देवी माँ के स्थान पर जा पा रहे थे, ना ही एक दूसरे गांव में जाने के लिए शॉर्ट रास्ता मिल रहा था। प्रशासन का इंतजार छोड़ ग्रामीणों ने खुद ही कुछ करने की ठानी और अपनी फसल सरसों से निकले चारे को बेचकर और आपसी समन्वय स्थापित करते हुए 10 से 15 लाख रुपए एकत्रित किए और पुल का निर्माण शुरू कर दिया। ये देखिए किस तरह ग्रामीणों ने क्रेनों की मदद से कुरेल नदी पर 14 फीट चौड़े और 150 फीट लंबे मोटे पत्थर से कुरेल नदी पर पुल बनाने का काम किया। गाँव वालों ने सबने मिल करके और ये सरसों का कांट वगैरह ये करके 10-15 लाख रुपए इकट्ठे करके और यहाँ पर ये कुरेल नदी में इसे मुक्तसर से पुलिया बांधने का काम प्रारंभ किया है। तो इससे हमारे गांव की जो है नदी पार की जो ज़मीन है उसमें भी सुविधा मिलेगी और ये जो सहयोग मिला है हमें पूरे गाँव वासियों की तरफ से मिला है। तो अब वही पास में माता जी का स्थान भी है, वहाँ पर भी पर्यटक जो आते हैं उनको भी इससे सुविधा मिलेगी। पैसा इकट्ठा किया, कुछ लोगों ने तूड़ी बेच के तूड़ी दिए, अपनी तूड़ी दान की और उसको हमने बेच के कुछ पैसा इकट्ठा किया, कुछ पैसा माताजी के दान पेटी से इकट्ठा हुआ। ये करके हमने लगभग 7-8 लाख के टारगेट से ये पुलिया बनाना शुरू किए। फ़ायदा तो यही है कि ये खरीफ की फसल हम नहीं ले पाते थे हमेशा, तो इस बार उम्मीद है हम कि ये फसल ले पाएंगे। हम हमारे गाँव की समस्या थी, जो हमारे गाँव वाले ने मिलके इस पुलिया का निर्माण करवाया। इसमें 150 फुट लंबाई की पुलिया है और 60 फुट ऊंचाई, 13 फुट चौड़ाई और इसकी लागत 15 लाख के आसपास है। 20 लाख रुपए पास करे बताए, लेकिन इंजीनियर लोग आके इसको रिजेक्ट कर गए कि यहाँ पे 20 लाख में इसका निर्माण नहीं हो सकता, ये बजट कम है। लेकिन यहाँ पर हमने इसको इसी कार्य को 10-15 लाख रुपए में ही पूरा करके दिखा दिया है। अपनी ही मेहनत और लगन से इस पुल का निर्माण कार्य शुरू किया, जो अब पूरा हो चुका है। अब इस पुल से होकर गुजरने वाले वाहन यहाँ से नदी पार करने लगे हैं, तो आम जन भी यहाँ से निकलने लगे हैं। कुरेल नदी से दूसरे छोर पर बसे 3 गांवों में आने जाने के लिए ग्रामीणों को भी सुविधाएं मिलेंगी। माताजी के मंदिर में आने वाले यात्रियों के लिए भी यह रास्ता सुगम होगा, लंबी दूरी कम होगी। कुरेल नदी पर सेतु बनाकर अपने आप में ग्रामीणों ने जो कमाल कर दिखाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए राजस्थान से भावनी सिंह हांडा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को अभी जारी रखेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। हम जानते हैं कि देश में हर दिन बहुत सारे शोध और अनुसंधान हो रहे हैं जो कि देश के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं और युवाओं का नाम रोशन हो रहा है। आज हम आपको लेकर चलेंगे चेन्नई लेदर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जहां पर एक नया नवाचार हुआ है। यहां पर आम के गूदे और बायोपॉलिमर के मिश्रण से एक चमड़े जैसे दिखने वाला लेदर का निर्माण किया गया है जो कि पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल है। कल्पना कीजिए बगैर चमड़े से बने बेल्ट और पर्स की। चौंक गए ना, क्योंकि बाजार में ऐसा उत्पाद आ गया है जो दिखता तो बिल्कुल चमड़े जैसा है लेकिन असल में चमड़ा नहीं है। ये कमाल कर दिखाया है चेन्नई के लेदर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CLRI ने। दरअसल इस इंस्टीट्यूट ने आम के गूदे से चमड़े जैसी सामग्री बनाने में सफलता हासिल की है। आम उत्पादन में भारत की गिनती दुनिया के चुनिंदा देशों में होती है, लेकिन फिर भी किसानों को हर साल 40% आम बगीचों में ही मजबूरी में छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो आम गुणवत्ता और मानकों की कसौटी पर 100% खरे नहीं उतरता। इसके लिए CLRI के वैज्ञानिकों ने एक पेटेंट के लिए पंजीकरण कराया है और मुंबई स्थित स्टार्टअप अमाती ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड को प्रौद्योगिकी का लाइसेंस दिया है। खास बात यह है कि अमाती ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड ने इस नई सामग्री की खोज में किसानों की और संस्थान की अनुसंधान और विकास में बहुत सहायता की है। तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना एग्रीकल्चरल वेस्ट को एक बायोडिग्रेडेबल फॉर्म में लेदर के मटेरियल में बनाया जा सके, ताकि इसका फ़ायदा किसानों को भी हो और एक ऑल्टरनेटिव लेदर इंडस्ट्री भी खड़ी हो। ये नई सामग्री 50% आम के गूदे और बायोपॉलिमर के मिश्रण से बनी है। सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो ये पर्यावरण के अनुकूल है और साथ ही साथ सिंथेटिक चमड़े का एक बेहतर विकल्प भी है। ये नई सामग्री पॉलीयूरेथेन चमड़े की तुलना में बहुत तेजी से नष्ट हो जाती है और इसकी निर्माण लागत सिंथेटिक चमड़े की मौजूदा कीमत से लगभग 60% कम है। यानी चित भी अपनी और पट भी अपनी। We kickstarted our efforts some 3 years back, and with our own funding we started making leather-like materials from variety of agro waste. Say for example, we started our research with rice straw, wheat straw, sorghum straw, even Indian grass we try to use as a raw material, and then we try to develop leather-like material. And also we try to use some fruit and vegetable waste like mango peel, pineapple peels, orange peel, etc. And in that journey we were successful in developing a technology for straw based material. फिलहाल आम आधारित चमड़े जैसी सामग्री का उत्पादन सिर्फ नीदरलैंड में होता है। भारत आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और नई तकनीक के विकास की देश में अपार और असीम संभावनाएं मौजूद हैं। जरूरत है ऐसी नई प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने की, निवेश के लिए उचित व्यवस्था करने की, जिससे कि ये उद्योग अपने पैरों पर खड़ा हो सके। पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे दुनिया के लिए ये बहुत छोटी मगर साहसिक पहल है। इससे देश का विकास तो सुनिश्चित होगा ही, साथ ही साथ ये किसानों और युवाओं को रोजगार का एक नया विकल्प भी उपलब्ध करवाएगा। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए चेन्नई से रितेश रंजन की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो देखा आपने, हमारे देश के लोगों में कौशल अपार है, जज्बा अपार है। बस ज़रूरत है उन्हें एक छोटा सा मौका मिलने की, और जब जब हमारे देश के लोगों को मौका मिलता है वो कुछ ना कुछ अच्छा और ख़ास करके ज़रूर दिखाते हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।